जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज हम क्लास 10 विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और सभी चैप्टरों में से कुछ एक दो क्वेश्चन देखेंगे कि जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के घोल को मिलाते समय किस रंग का अवक्षेप बनता है। फिर है अवक्षेपित यौगिक का नाम लिखिए, इस अभिक्रिया के लिए एक संतुलित समीकरण लिखिए और यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें से 4 क्वेश्चन हो गए। तो आइए एक एक के उत्तर देखते हैं। पहला है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के घोल को मिलाते समय किस रंग का अवक्षेप बनता है। तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को अगर मिलाएंगे तो ये जो घोल बनेगा वो पीले रंग का उसमें अवक्षेप बनता है। तो इसमें से जो अवक्षेप बनेगा वो बनेगा पीले रंग का। सेकंड है कि अवक्षेपित यौगिक का नाम बताइए। अब जो ये अवक्षेपित यौगिक है पीले रंग वाला, ये है लेड आयोडाइड, अर्थात इसका सूत्र होता है PbI2। लेड आयोडाइड का सूत्र हो जाएगा PbI2। इसका थर्ड क्वेश्चन है कि इस अभिक्रिया के लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आइए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखते हैं इसके लिए कि लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड का होता है Ki प्लस, अब देखो इनको मिलाने पर क्या बनेगा, तो तीर का निशान लगाएंगे तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। तो ये जो है लेड से तो आयोडीन जुड़ जाएगा, तो ये तो बन जाएगा PbI2 प्लस, अब ये जो है पोटेशियम से नाइट्रेट जुड़ जाएगा KNO3। तो ये जो लेड आयोडाइड जो बन रहा है ये पीले रंग का अवक्षेप बनता है और ये जल के अंदर अविलय होता है। इसी को हम अवक्षेपित यौगिक भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें से एक क्वेश्चन और था कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। एक द्विविस्थापन अभिक्रिया अर्थात जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है वह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तनुकरण किसे कहते हैं। तो तनुकरण किसे कहेंगे कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर जो आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। अर्थात इसका मतलब है अगर हमारे पास कोई अम्ल है, और अगर इस जल में अगर हम अम्ल को मिलाएंगे तो ये जो अम्ल की सांद्रता है वो घटती जाएगी। और किस क्रम में घटेगी, प्रति इकाई आयतन में कमी होती जाती है। इस प्रक्रिया को हम तनुकरण कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रबल एवं दुर्बल एसिड तथा प्रबल एवं दुर्बल क्षारक से क्या अभिप्राय है। तो देखो एसिड एवं क्षार की शक्ति विलयन जल में क्रमशः H+ आयन तथा OH- आयन की संख्या पर निर्भर होता है। अर्थात H+ आयन और OH- के आयन की जो संख्या है वही इस पर डिसाइड करती है कि वह प्रबल क्षार होगा या दुर्बल क्षार, और प्रबल अम्ल या दुर्बल अम्ल। तो प्रबल एवं दुर्बल एसिड क्या होता है, देखो प्रबल एवं दुर्बल एसिड विलयन में जब अधिक मात्रा में H+ आयन उपस्थित होने पर एसिड जो बनेगा वह प्रबल एसिड कहलाएगा। अर्थात अगर विलयन में H+ आयन उपस्थित हैं बहुत अधिक मात्रा में तो वह प्रबल एसिड कहलाएगा। जैसे HCl है, ये इसका उदाहरण हो जाएगा प्रबल अम्ल का HCl। और फिर है जबकि कम H+ आयन वाले एसिड दुर्बल एसिड कहलाते हैं। जिसमें कम H+ आयन होंगे वो दुर्बल एसिड कहलाएंगे। इसके उदाहरण हो जाएंगे एसिटिक अम्ल, जैसे CH3COOH। ये एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल का उदाहरण हो जाएगा। ऐसे ही प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार का देखते हैं। सक्रिय विलयन में जब अधिक मात्रा में OH- आयन वाले जो क्षारक हैं वो प्रबल क्षारक कहलाते हैं। अर्थात जो अधिक मात्रा में OH- देंगे वो प्रबल क्षारक कहलाएंगे। जैसे इसके अगर उदाहरण देखें तो ये है NaOH और KOH, ये प्रबल क्षारक के उदाहरण हैं। जबकि कम मात्रा में OH- आयन देने वाले क्षारक दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये दुर्बल क्षारक के उदाहरण हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोल्डर नामक मिश्र धातु के कौन कौन से अवयव, अर्थात जो सोल्डर बना होता है उसमें कौन कौन सी धातु होती है। तो सोल्डर में 2 धातु होती है, सीसा और टिन। तो सीसा और टिन से मिलकर ये सोल्डर धातु बनी होती है और इस सोल्डर धातु का उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है। तारों की परस्पर वेल्डिंग में इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसिड राज या एक्वा रेजिया का संगठन क्या है।
एक्सीडराज को हिंदी में हम अम्लराज के नाम से भी जानते हैं। तो ये अम्लराज क्या है? तो अम्लराज को देखो, इसमें संगठन क्या होगा कि इसमें एक तो नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है HNO3, और एक पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, और इनका अनुपात होता है 1:3, 1:3। अर्थात HCl के जब इसमें 3 भाग मिलाएंगे और HNO3 का 1 भाग मिलाएंगे तो इसमें जो विलयन बनेगा वो विलयन कहलाएगा अम्लराज। और इसका उपयोग सोने, चांदी आदि की जो धातुएं हैं इनको गलाने में किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्मिट या तापित अभिक्रिया किसे कहते हैं? थर्मिट और तापित अभिक्रिया किसे कहते हैं, और संतुलित रासायनिक समीकरण इसमें हमको बतानी है। तो देखो, अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि कुछ उच्च अभिक्रियाशील वाले धातु निम्न अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। इनमें से कुछ विस्थापन अभिक्रियाएं अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है और ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातु गलत अवस्था में प्राप्त होती है। जैसे आयरन के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी तथा कागज फूकी दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात थर्मिट अभिक्रिया किसे कहेंगे कि अगर कोई उच्च अभिक्रियाशील धातु निम्न अभिक्रियाशील धातु के अगर विलयन को से इसको विस्थापित कर दे तो हमको जो ये एक यौगिक प्राप्त होगा विलयन, ये इसमें ऊष्मा का मान अधिक होगा, और जिसमें ऊष्मा का मान अधिक प्राप्त होता है और जो धातु हमको द्रव अवस्था में प्राप्त हो जाए, धातु द्रव अवस्था में प्राप्त हो जाए, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहेंगे थर्मिट अभिक्रिया। तो इसका अगर हम उदाहरण देखें तो जैसे आयरन ऑक्साइड है Fe2O3, इसकी अभिक्रिया हम एल्यूमिनियम के साथ करवाएंगे तो ये एल्यूमिनियम इस आयरन को विस्थापित कर देगा और खुद इसकी जगह ले लेगा। तो ये जैसे एल्यूमिनियम इस आयरन को अलग कर दिया Fe को, और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड खुद बना लिया। लेकिन यहाँ पर जो ये धातु है Fe, ये धातु जो है वो लिक्विड अवस्था में प्राप्त हो रही है और इसमें ऊष्मा का मान बहुत अधिक होता है। तो ऐसी विक्रियाओं को हम थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। अब ये जो धातु है वो लिक्विड अवस्था में प्राप्त होगी, द्रव अवस्था में, और इसका उपयोग कहाँ पर करेंगे? जो रेल की पटरियां हैं, मशीनें हैं, पुर्जे हैं, इनको जोड़ने में इनका उपयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? तो मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं। देखो, मेथेन का सूत्र होता है CH4। तो आइए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं। तो मेथेन में कार्बन 1 और हाइड्रोजन की संख्या 4 होती है। तो हम इस तरीके से इसके चारों तरफ हाइड्रोजन की संख्या बना लेंगे। तो कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम भी 4 इलेक्ट्रॉन बना देंगे, और हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम भी 1-1 बना देंगे क्रॉस से। अब देखो, जब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे तो हाइड्रोजन के पास में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये उपस्थित हो जाएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इस हाइड्रोजन के पास 2 ये, और इस हाइड्रोजन के पास 2 ये। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास फिर होने चाहिए 8, 4 तो खुद के पास हैं, 4 ये इन हाइड्रोजन के ले लेगा। तो इस तरीके से इसके पास 8 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति हो जाएगी। तो ये जो अब संरचना है वो क्या कहलाएगी? मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साबुन क्या होते हैं? साबुन, तो साबुन क्या होते हैं? देखो, यह लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम, जैसे लंबी श्रृंखला बनाई अगर हम कार्बन की, जैसे CH3 हो गया, फिर CH3 हो गया, CH3, और लास्ट में कार्बोक्सिलिक अम्ल के, तो COO, सोडियम और पोटेशियम लवण, अर्थात लास्ट में सोडियम जुड़ा होगा या फिर पोटेशियम। तो ये जो सूत्र है वो कहलाएगा साबुन का। फिर सर्वप्रथम अमोनियम साइनेट से यूरिया का निर्माण कब और किसने किया था? तो 1828 में फ्रेडरिक वॉलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया का निर्माण किया था। तो उस वैज्ञानिक का नाम होगा फ्रेडरिक वॉलर। 1828 में इसका निर्माण किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं? तो क्यों कहते हैं? देखो, शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक यहाँ पर गलनांक आएगा, गलनांक 290 केल्विन होता है, और यह ठंडी या शीत के दिनों में जम जाता है, बर्फ़ की तरह जम जाएगा ये। जब इसको हम ठंडे वातावरण में लेकर जाएंगे तो ये जो शुद्ध एथेनोइक अम्ल है ये बर्फ़ के रूप में जम जाएगा, इसलिए इसको हम कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साबुनीकरण किसे कहते हैं? तो साबुनीकरण किसे कहेंगे? देखो,
जब एस्टर की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या क्षारक से करवाई जाती है तो एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण बनता है। इस अभिक्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं। तो साबुनीकरण किसे कहेंगे कि जब एस्टर की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH जो कि एक क्षार है, इसकी उपस्थिति में करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण बनता है। इस अभिक्रिया को हम साबुनीकरण कहेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है तथा आधुनिक आवर्त नियमावली किस आधार पर बनाई गई है, समझाइए। तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है, देखो आधुनिक आवर्त नियम तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। ये तो इसका नियम हो गया, अर्थात जो भी तत्वों के गुणधर्म हैं वो परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। और फिर है कि परमाणु की संख्या ज्ञात होती है और एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ती है। इस संख्या में एक की वृद्धि होती है। तत्वों को परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों के गुणधर्म का अधिक प्रविष्टि से अनुमान लगा सकते हैं। अर्थात ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित होती है, परमाणु क्रमांक पर आधारित होती है। और ये सर्वप्रथम हेनरी मोजले के द्वारा दी गई थी। ये आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले के द्वारा दी गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डोबेराइनर के नियम का एक उदाहरण दीजिए। तो डोबेराइनर नियम ने जो तत्व खोजे थे उनका एक उदाहरण आ जाएगा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो ये इसका एक उदाहरण हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के तीसरे समूह में एक तत्व Y है तो इसका ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। तो इसका ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, देखो अगर वर्ग 13 की अगर हम बात करें तो उसकी संयोजकता 3 होगी। एक तत्व Y है, इसकी संयोजकता 3 है और ऑक्सीजन से इसकी विक्रिया करवाएंगे तो इसकी संयोजकता 2 होगी। तो अगर हम इनका सूत्र बनाएंगे तो 2 तो यहाँ पर Y के नीचे आ जाएगा और 3 है जो ऑक्सीजन के यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑक्साइड का सूत्र बन जाएगा Y2O3। अगला क्वेश्चन देखते हैं न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या है। तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण के समान होते हैं। तो ये न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहलाता है। अर्थात प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुणधर्म है, प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म है वो पहले तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है ATP के एक अणु का विखंडन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल के समतुल्य ऊर्जा निर्मित होती है। तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल। अगला क्वेश्चन है कि कंठ में उपास्थि की उपस्थिति महत्वपूर्ण क्यों है। अर्थात जो हमारी कंठ नली है, ये कंठ नली और ये आगे जाकर फेफड़ों में से बट जाती है, तो यहाँ पर ये जो उपास्थि है सी आकार के पाए जाते हैं। ये यहाँ पर उपस्थित क्यों होते हैं, तो क्यों होते हैं क्योंकि जैसे अगर हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो पूरी श्वास बाहर चली जाती है। अगर ये यहाँ पर उपास्थि नहीं होती तो ये श्वास नली आपस में पिचक जाती और पिचकने के कारण यहाँ से जो वायु मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता और हमको श्वास लेने में कठिनाई हो जाती। तो इसलिए कि ये जो वायु मार्ग है ये निपतित ना हो, अर्थात वायु के मार्ग में वायु को बाहर जाने के लिए कोई बाधा उत्पन्न न हो, तो इस कारण इनके बीच में ये जो है उपास्थि सी आकार के वलय उपस्थित होते हैं। अब क्या होगा कि ये सी आकार के उपस्थित होने के कारण कि ये जो नलिका है ये आपस में अब चिपकेगी नहीं। तो कंठ में उपास्थि यह सुनिश्चित करते हैं कि वायु मार्ग निपतित ना हो। अगला क्वेश्चन है अपवन किसे कहते हैं, इसकी क्रियाविधि को समझाइए। तो अपवन क्या है, देखो जिसका दूसरा नाम है डायलिसिस। कभी कभी संक्रमण या उचित रुधिर आपूर्ति न होने या अन्य कारणों से वृक्क हर तरह काम करना बंद कर देता है। तो ऐसी स्थिति में रुधिर में अपशिष्ट पदार्थों या यूरिया की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और रुधिर से इन उत्पादों को निकालने के लिए कृत्रिम वृक्कीय विधि अपनाई जाती है जिसे अपवन या डायलिसिस कहा जाता है। अर्थात इसका मतलब है कि अगर मनुष्य के वृक्क दोनों कार्य करना बंद कर दें, ये खराब हो जाते हैं, तो खराब होने के बाद अब जो रुधिर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ हैं वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इनको निकालने के लिए हम कृत्रिम वृक्क काम लेते हैं, जिसको हम बाहर से ऐसी व्यवस्था है कि वो वृक्क की तरह कार्य करते हैं और रुधिर का छानने का कार्य करते हैं और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डायलिसिस। अब इसकी क्रियाविधि देखते हैं, अपवन की क्रियाविधि। कृत्रिम वृक्क
बहुत सी अर्धपारगम्य आस्त्र वाली नलिकाओं से युक्त है। ये नलिकाएं अपोन द्रव से भरी होती है और इस द्रव का प्राशन दाब रुधिर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें प्रदूषण नहीं होता और रोगी के रुधिर नलिकाओं से प्रवाहित होते हैं। इस मार्ग में रुधिर से अपशिष्ट उत्पाद विषण द्वारा अपोन द्रव में आ जाते हैं और शुद्धिकृत रुधिर रोगी के शरीर में वापस पंप करके भेज दिया जाता है। यह वृक्क के कार्य के समान है, लेकिन एक अंतर है कि इसमें पुनर्अवशोषण नहीं होता। अब देखो ये जो विधि है इसमें क्या होता है कि जैसे ये व्यक्ति की कोई भी एक नलिका है, रुधिर नलिका, इससे रक्त बाहर जाएगा और ये इन नलिकाओं से गुजरता हुआ ये रक्त वापस मनुष्य के रुधिर में आ जाता है। तो ये जो है, अब इसमें एक दिक्कत ये है कि अब इस संरचना में ये जो रुधिर जाता है बाहर, अब इसमें ये जो छनकर बाहर आ जाता है अपशिष्ट पदार्थ, अब इसमें अवशोषण का काम नहीं होता, अर्थात इसके बाहर ऐसी कोशिकाएं नहीं पाई जाती, इनमें जो उपयोगी पदार्थ हैं उनको वापस से अवशोषण कर ले। तो यह एक इसकी एक कमी है। फिर है हृदय में वाल्व क्यों पाए जाते हैं। तो देखो हृदय में जब आलिंद एवं निलय संकुचन होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हृदय के 4 चैम्बर हैं, अब इसमें से जब हृदय के अंदर जब ब्लड आ जाता है, आलिंद से होकर निलय में जाता है और जब ये संकुचित होता है तो ये जो रुधिर है वापस इस मार्ग में ना चले जाए आलिंद में, तो इसलिए ये इनको रोकने का कार्य करते हैं। तो ये जो वाल्व है ये इनको वापस विपरीत दिशा में जाने नहीं देते और ये शरीर के सभी भागों तक पहुंचा दिए जाते हैं। तो हृदय में जब आलिंद एवं निलय संकुचन होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, इसको रोकने का कार्य करते हैं कि उल्टी प्रवाह में रुधिर प्रवाह न हो, यह सुनिश्चित करते हैं। फिर है लड़कों में यौवन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। तो हार्मोन का नाम है, वो है लड़कों के अंदर टेस्टोस्टेरोन। तो ध्यान रखना, बार बार पूछा जाता है कि लड़कों के अंदर जो भी यौनावस्थाओं के लक्षणों को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है उसका नाम बताइए, वो है टेस्टोस्टेरोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणु व विषाणु जनित यौन संचरित रोग एसटीडी के उदाहरण हैं। तो यौन संचरित रोग के बताने हैं, वो भी एक जीवाणु के और फिर है विषाणु के, दोनों के बताने हैं। तो देखो जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं, गोनेरिया और सिफिलिस, ये तो है जीवाणु से जनित, और वायरस से जो है वो है मस्सा और HIV, मस्सा और HIV, ये है वायरस से संबंधित रोग। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव में मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र में वर्णन कीजिए। तो ये चित्र जो है वो पहले की वीडियो में मैं बता चुका हूँ, आप चाहे तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं इम्पोर्टेंट डायग्राम वाले वीडियो में। यहाँ पर हम सिर्फ इसकी क्रियाविधि के बारे में जानेंगे, कौन कौन से भाग हैं और क्या क्या कार्य करते हैं। तो देखो सबसे पहले है अंडाशय। तो मादाओं में अंडाशय पाया जाता है। मादा में अंडाशय संख्या में 2 होते हैं जो उदर गुहा के निचले भाग में दोनों तरफ पाए जाते हैं और अंडाशय के 2 कार्य होते हैं। एक तो अंडाशय अंडाणुओं का निर्माण करता है, दूसरा अंतःस्रावी हार्मोन। और वो हार्मोन कौन कौन से होते हैं, महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव करता है। तो अंडाशय के 2 प्रमुख कार्य हैं, एक तो अंडाणुओं का निर्माण करना और एक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावन करना। फिर है नंबर 2 अंडवाहिनी। अब अंडवाहिनी के कार्य देखते हैं क्या क्या है। तो अंडवाहिनी का कार्य है, देखो अंडवाहिनी क्या होती है, अंडाशय के पीछे एक कीप जैसी संरचना होती है जिसे अंडवाहिनी कहते हैं और अंडाशय में निर्मित अंडाणु अंडवाहिनियों के द्वारा ही गर्भाशय तक पहुंचते हैं। अंडवाहिनी में ही निषेचन की क्रिया होती है। तो एक तो अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है और एक ये जो अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाने में मदद करती है। फिर है नंबर 3 इसी में गर्भाशय। तो गर्भाशय का क्या होता है, देखो यह एक थैलेनुमा संरचना होती है और गर्भाशय में ही भ्रूण का भरण पोषण होता है और गर्भाशय पीछे की ओर एक सक्रिय नलिका में खुलती है जिसे ग्रीवा कहते हैं। और लास्ट में है योनि। तो योनि देखो यह मादा का बाह्य जनांग होता है जो एक लचीली मांसपेशियों से बना होता है और यह शुक्राणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो ये योनि का कार्य क्या है कि जो शुक्राणु है उसको गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विसंकरण प्रयोग में प्राप्त लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या होता है। तो द्विसंकरण के अंदर लक्षण प्रारूप अनुपात होता है 9:3:3:1। एकल संकरण में लक्षण प्रारूप का अनुपात होता है 3:1 एकल संकरण में, जबकि जीन प्रारूप होता है 1:2:1 होता है। ये जीन प्रारूप होता है
एकल संकरण के अंदर, और एकल संकरण के अंदर लक्षण प्रारूप होता है 3:1, लेकिन वहीं अगर द्वि संकरण की बात करें तो इसका लक्षण प्रारूप अनुपात होता है 9:3:3:1। ऐसे प्राणी का नाम बताओ जिसमें लिंग निर्धारण आनुवांशिकी नहीं है। घोंघा, अर्थात यह एक ऐसा प्राणी है जो जिसमें लिंग निर्धारण की, लिंग चेंज करना या फिर लिंग में परिवर्तन करना इसकी क्षमता पाई जाती है, वो पाई जाती है घोंघा के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मानव विज्ञान का वैज्ञानिक नाम है। तो का विज्ञान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जो मानव है उसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस होता है। फिर है अगला क्वेश्चन कि लिंग सूत्र एवं अलिंग सूत्र क्या है, समझाइए। तो देखो, मानव के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़े को अलिंग गुणसूत्र तथा 23वां जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। द्विगुणित अवस्था में मादा का लिंग गुणसूत्र अक्षक्ष तथा नर का लिंग गुणसूत्र अक्षवाय होता है। तो मादा में तो अक्षक्ष पाया जाता है और जो नर है उसमें अक्षवाय पाया जाता है। नर के इन्हीं गुणसूत्रों के द्वारा मानव में लिंग निर्धारण होता है। लेंस की क्षमता को परिभाषित करें, इसकी इकाई और सूत्र लिखिए। तो देखो, लेंस की क्षमता किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा या डिग्री को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे हम पी से व्यक्त करते हैं। और किसी एफ फोकस दूरी के लेंस की क्षमता, तो पी बराबर लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर है और इसे डी से व्यक्त करते हैं। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वह है डायोप्टर, और इसका सूत्र हो जाएगा, इसका सूत्र तो P बराबर 1/F, P बराबर 1/F, जहाँ पर जो फोकस दूरी है वो हमेशा मीटर में ली जाती है। फिर है रेखा चित्र की सहायता से अवतल दर्पण के सामने निम्नलिखित के प्रतिबिंब की स्थिति और आरेख बनाइए। तो अवतल दर्पण में हमको आरेख बनाने हैं जब वस्तु F तथा C के बीच हो, और एक है जब वस्तु F तथा P के बीच हो। तो पहला वाला क्या ये रहा, वस्तु को हमको F और C के बीच रखना है। तो देखो, वस्तु यहाँ पर F और C के बीच में है, ये रही AB। तो इसका प्रतिबिंब बनेगा C से दूर, तो इसका प्रतिबिंब ये रहा C से दूर, A डैश B डैश। तो ये AB का जो बन रहा है वो A डैश B डैश बन रहा है। फिर है सेकंड वाला कि वस्तु F तथा P के बीच हो। इस बार वस्तु को हमको F और P के बीच रखना है। तो ये रहा F और ये रहा P। तो F और P के बीच में वस्तु ये रही AB। तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वह बन रहा है दर्पण के पीछे A डैश और B डैश। ये बनेगा आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिज्म से अपवर्तन का चित्र बनाइए। तो प्रिज्म से अपवर्तन का चित्र ये रहा। अब ये हमारे पास एक प्रिज्म है। तो सबसे पहले हम अगर प्रिज्म का चित्र इस तरीके से बनाएंगे, इसमें एक आपतित किरण होगी, ये अपवर्तित किरण और ये निर्गत किरण ES। तो ये अपवर्तन का चित्र हो जाएगा। यहाँ पर ये जो एक कोण बन रहा है इसको हम प्रिज्म कोण के नाम से भी जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोष में अंतर बताइए। तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में क्या अंतर होता है, देखो। सबसे पहले है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। और इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के आँख में बिंब दृष्टिपटल के पूर्व ही बन जाता है, और इस दोष के होने के कारण है। अब देखो, ये जो क्यों होता है, अब इस रोग में क्या होता है कि उसके निकट की तो साफ दिखाई दे जाएगी परंतु दूर की नहीं। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, या तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता अधिक हो जाती है, या फिर नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। तो नेत्र गोलक लंबा हो जाता है या फिर लेंस की वक्रता अत्यधिक हो जाती है। उपाय क्या है, अवतल लेंस। फिर है दूरदृष्टि दोष। अब दूरदृष्टि दोष क्या होता है, देखो, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की आंख दूर की वस्तु तो स्पष्ट देख सकता है लेकिन निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, अर्थात पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, और इसमें वस्तु का बिंब दृष्टिपटल के पीछे बनता है। और इस दोष के होने के क्या क्या कारण है, देखो, या तो हो सकता है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाती है, या आँख का जो गोलक है वो छोटा हो जाता है। उपाय क्या है इसका, उपाय है उत्तल लेंस। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो लेंस काम में लेते हैं वह है उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है कि परिवर्ती प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो
परिवर्ती प्रतिरोध किसे कहेंगे? स्रोत की वोल्टता में बिना परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध करते हैं। अर्थात किसी परिपथ के अंदर तो विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए जो हम यंत्र लगाते हैं वो यंत्र कहलाएगा परिवर्ती प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओम का नियम लिखिए। तो ओम का नियम क्या होता है? देखो, ओम के नियम के अनुसार निश्चित ताप पर किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I। जब समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो V बराबर आ जाएगा IR, जहां R एक स्थिरांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं R को, और इसका मात्रक होता है ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत बल्ब और आर्गन गैस क्यों भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन गैस क्यों भरी जाती है? सॉरी, यहाँ पर नाइट्रोजन आएगा। और आर्गन गैस क्यों भरी जाती है? देखो, विद्युत बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है, जिससे उसकी तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। अर्थात अगर हमारे पास कोई बल्ब है और इसमें जो ये तंतु लगा रहता है तो ये जल्दी खराब ना हो, इसलिए इसमें अक्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैस भर देते हैं। फिर है कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान कीजिए। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान करेंगे, ये है कॉलम 1 और ये है कॉलम 2। तो देखो, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो प्रतिरोध को मिला देंगे ओम से। फिर है शक्ति का मात्रक होता है वाट, इसको मिला देंगे वाट से। विद्युत धारा, इसका मात्रक होता है एम्पियर, तो इसको एम्पियर से मिला देंगे। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो इसको कूलाम से मिला देंगे। विभव का मात्रक होता है वोल्ट, तो इसको वोल्ट से मिला देंगे। और प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर, इसको ओम मीटर से मिला देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ओरस्टेड होता है, और इसका दूसरा नाम भी होता है टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? देखो, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। अर्थात कोई भी अगर हमारे पास एक पृष्ठ है, अब इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती है, अगर इसके लंबवत गुजरे, अगर ये लंबवत जा रही है वो भी इस पृष्ठ के लंबवत, तो इन चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, और इसका मात्रक होता है वेबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिनालिका या सोलेनॉइड किसे कहते हैं? तो देखो, वह कुंडली जो सरल रेखीय अक्ष के ऊपर तांबे के तार से पास में अनेक वर्ताकार फेरे लपेटकर बनाई जाती है, उस कुंडली को हम परिनालिका कहते हैं। अर्थात अगर हमारे पास कोई तांबे का तार है, उसको अगर हम इस अक्ष के ऐसे परितः अगर हम इस कुंडली के रूप में इसको पास में लपेटते जाएं, तो यह जो अभी बनेगी कुंडली, इसको हम कहेंगे परिनालिका, तो इसको परिनालिका कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यावसायिक मोटरों की विशेषता बताएं। तो व्यावसायिक मोटरों की क्या विशेषता होती है कि स्थायी चुंबकों के स्थान पर हम विद्युत चुंबक का प्रयोग किए जाते हैं, या फिर विद्युत धारावाही कुंडली में फेरों की संख्या अत्यधिक होती है, ये इसकी सेकंड विशेषता। फिर है कुंडली नरम लोहे के क्रोड पर लपेटा जाता है, इससे मोटर की शक्ति में वृद्धि होती है। ये सभी व्यावसायिक मोटरों की विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाउनों का देश किसे कहते हैं? तो पाउनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। तो ये बार बार पूछा गया है, ध्यान रखना, पाउनों का देश किसे कहते हैं? डेनमार्क को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर सेल बनाने में संलग्न धातु का नाम बताइए। तो सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है। और फिर है परमाणु ऊर्जा के लिए किसी भारी परमाणु का नाम लिखिए। तो भारी परमाणु है यूरेनियम। तो परमाणु ऊर्जा के लिए तो यूरेनियम, और सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन धातु। फिर अगला क्वेश्चन, गर्म चश्मा या उष्ण स्रोत किसे कहते हैं? तो गर्म चश्मा या उष्ण स्रोत किसे कहेंगे? देखो कि ऐसे पानी का चश्मा होता है जिसमें भूताप से गर्म हुआ भूजल धरती से बाहर निकलता है। तो इसका मतलब है कि अगर ये पृथ्वी की सतह है, यहाँ पर भौम जल है, अगर ये कहीं से भी अगर गर्म जल बाहर निकल रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं उष्ण या फिर गर्म चश्मा या उष्ण स्रोत। सौर ऊर्जा और सौर स्थिरांक की परिभाषा लिखिए। तो सौर ऊर्जा और सौर स्थिरांक की परिभाषा क्या होगी? देखो,
सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। तो प्रकाश और ऊष्मा का विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, इसको हम सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर स्थिरांक किसे कहते हैं? पृथ्वी की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को हम सौर स्थिरांक कहते हैं। और सौर स्थिरांक का मान होता है 1.4 किलो जूल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात इसका मतलब है सौर स्थिरांक किसे कहेंगे कि हमारे पास अगर यहाँ से सूर्य है और ये किरणें नीचे जा रही है और ये एक पृष्ठ है, इसके लंबवत आकर अगर गिर रही है तो ये जो एकांक क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को हम मान लेते हैं एकांक। तो ये 1 सेकंड के अंदर जितनी ऊर्जा इसके पास पहुंच रही है उसी को हम कहते हैं सौर स्थिरांक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपमार्जक क्या होते हैं और उनकी भूमिका में शामिल होना क्यों महत्वपूर्ण है? अपमार्जक क्या होते हैं? देखो, जीवाणु और सूक्ष्म जीव मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं। अपमार्जन का मतलब हो गया इनका अपघटन करते हैं। तो जब पृथ्वी पर जब अगर बहुत सारे जो जीव हैं वो ख़त्म हो जाते हैं तो उनका अपघटन जो करते हैं वो कहलाते हैं अपमार्जक। और अपमार्जक किसी भी परिसर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इनमें जो जटिल कार्बनिक घटक पाए जाते हैं उनको सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। UNEP का पूरा नाम लिखिए। तो UNEP का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अंग्रेजी में होता है यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट और प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की प्राचीन जल परिवहन संरचना या प्रणाली है। तो हिमाचल प्रदेश की जो प्रसिद्ध जल संग्रहण पद्धति है वो है कुल है। फिर है, गंगा का जल संदूषित होना किस सूक्ष्म जीवाणु द्वारा बताया गया? अर्थात जो गंगा का जल अगर प्रदूषित हो रहा है तो कौन से जीवाणु का उसका कारक बताया गया है? तो वो है कोलीफॉर्म जीवाणु द्वारा। अर्थात जो ये जल प्रदूषित हो रहा है वो कोलीफॉर्म जीवाणु के द्वारा पाया जाता है, जो कि मनुष्य के हाथ में पाया जाता है। फिर है, जल संरक्षण की 4 प्राचीन पद्धतियों के नाम लिखिए। तो हिमाचल प्रदेश की एक तो हो गई कुल है, फिर हो गई राजस्थान में खादिन, तमिलनाडु में एरिस और महाराष्ट्र में बंदारस एवं ताल। ये जो है वो जल पद्धतियाँ हैं। फिर है, किन्हीं सीमित 3 वन उत्पादकों के नाम लिखिए जो किसी उद्योग के आधार है, अर्थात जो उद्योग में काम में लेते हैं। तो वो है एक तो तेंदुपत्ती, कागज़ और लाख। तेंदुपत्ती का उपयोग किया जाता है बीड़ी बनाने में। तेंदू की पत्ती का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। फिर है, आज हम इतने ही क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।